तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जो फाइनली आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं। प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, कुछ सिंपल टिश्यूज होते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। इन सभी के बारे में आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब उन्हीं सेल्स की ग्रोथ होकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद फाइनली ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली एक इंडिविजुअल क्रिएट होता है। ऐसा आप पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। 10th क्लास में जब आप आते हैं तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा होगा, साइटोकाइन के बारे में पढ़ा होगा, या फिर हम बात करें जिब्रेलिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली वो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को। प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? प्लांट की ग्रोथ को। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो 10th क्लास में आप इतना पढ़ते हैं, मतलब 9th क्लास में आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, 10th क्लास में ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अब ये जो 11th क्लास है, 11th क्लास के अंदर जो ये चैप्टर है प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर के अंदर आप थोड़ा ग्रोथ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स को। प्लांट हार्मोन्स के से पहले हम और चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमने 9th क्लास में डिस्कस करी थी, जैसे कि टिश्यूज के बारे में। वैसे तो चैप्टर के अंदर टिश्यूज के बारे में इतना दे नहीं रखा है, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए आपको दिमाग में आ जाएगी कौन कौन से ऐसे टिश्यू अवेलेबल थे जो बेसिकली ग्रोथ में, जो डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल थे प्लांट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कृपया करके बायोनेक्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यूज को। सो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, तो प्लीज इसे फटाफट से फॉलो कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको फटाफट से अपडेट मिल सके। जो भी वीडियोस आती है सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाए कि कौन सी वीडियो आने वाली है और कौन सी वीडियो अब तक आ चुकी है, कितने पीवाईक्यूज की सीरीज हो चुके हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट है जो कवर हो चुके हैं, क्योंकि 3rd मई को आपका एग्जाम है। याद रखना है आपको 3rd मई को। ठीक है, हो सकता है इसकी डेट कुछ वैरी कर जाए, आगे बढ़ जाए, क्योंकि एनटी ने बेसिकली क्या किया है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसे आगे बढ़ा दिया था। तो हो सकता है ऐसा कि 3rd मई से आगे बढ़ जाए नीट एग्जाम की डेट। ठीक है, और सीयूईटी का भी एग्जाम होने वाला है। मैं आपको बताना भूल गया हूं, नेक्स्ट वीडियो में सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड लाने वाला हूं। तो सीयूटी के एग्जाम पेपर में जितने भी अभी तक आए हैं सीयूटी के एग्जाम में आपके 10 ईयर के पीवाईक्यू सीरीज वाइज, तो वो भी सभी आपके लिए लाने वाले हैं। तो फटाफट से प्लीज व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में कि एक्चुअल में प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि वो एक तरीके से स्टेम सेल्स की तरह होते हैं। बेसिकली उनके अंदर रीग्रो कैपेबिलिटी होती है, वो सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में याद रखना है आपको कि उनके अंदर सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब ये जो 3 पार्ट हैं ये बेसिकली बेस्ड ऑन द लोकेशन है। जो एपिकल पे, अपेक्स पे प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, जैसा कि शूट अपेक्स के ऊपर, या फिर हम रूट अपेक्स की बात करें तो वहां पर जो प्रेजेंट रहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके पास सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टीज होगी, तो उनको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। फिर उसके बाद आता है इंटरकैलरी रीजन। इंटरकैलरी रीजन का मतलब होता है जैसे जो नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। नोड्स का कहने का मतलब ये है, जैसे आपने गन्ना देखा होगा तो गन्ने के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से होते हैं ना, सेक्शन डिवाइडेड होता है, तो उस जगह को बोला जाता है इंटरकैलरी रीजन। तो उस जगह पे जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज। तीसरे होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेम, जो बेसिकली मिडल में, जो लेटरल साइड में साइड बाय साइड प्रेजेंट रहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए, गर्थ को, थिकनेस को, स्टेम की थिकनेस के लिए। ठीक है, याद रखना है ये बात आपको। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के थे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन थे। पहले थे अपेक्स पे प्रेजेंट होने एपिकल, दूसरा था इंटरकैलरी रीजन, जो इंटरनोड्स जो आपको शुगर केन वगैरह में देखने को मिलेंगे। थर्ड जो थे वो थे आपके लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थिकनेस के लिए, जो साइड बाय साइड स्टेम की थिकनेस के लिए। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है? यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, बेसिकली उनमें से ये प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू में।
अब यही परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो परमानेंट टिश्यू होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन तरीके के टिश्यूज आते हैं। एक आता है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन तरीके के टिश्यूज कैसे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज, मतलब इनके अंदर एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ करके आ चुके हैं कि जो सेल होती है, सेल मिलकर के बनाती है टिश्यूज को, ठीक है, टिश्यूज को। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर बनता है फाइनली आपका एक इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल या फिर हम बात करें प्लांट हो एनिमल हो, वो क्रिएट होता है। अब टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेम टाइप की हैं, मतलब एक ही तरीके की सेल्स हैं, तो दैट इज नोन एज अ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि जाइलम और आपके फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का जो काम है बच्चों, ये तो सभी को पता है कि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, और फ्लोएम जो है वो बेसिकली फूड ट्रांसलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। फूड को ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसफर करता है आपके एक जगह से दूसरी तरफ के, मतलब अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ ट्रांसफर करता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने जान लिया कि तीन टाइप के होते हैं और उनके अंदर टिश्यूज के अंदर एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की, तो इनके अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जाइलम के अंदर कौन कौन से, जैसे आपके ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ये चार तरह की सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। फ्लोएम की बात करें तो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फाइबर्स। बेसिकली इसमें तीन टाइप के और भी टाइप के हो सकते हैं, ये अभी आपको रिवाइज कराने के लिए है, केवल एक शॉर्ट फॉर्म है। तो फ्लोएम और जाइलम दे आर नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये था बेसिकली एक ओवर आइडिया अबाउट द टिश्यू। नाइन्थ क्लास में आप टिश्यूज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ करके आए होंगे, आई होप। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर आपको पता लग गया है कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है और ऑन द बेसिस ये तीन लोकेशन पर प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं बेसिकली वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, बट वो रिमूव कर चुके होते हैं अपने सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो वापस से रीग्रो नहीं कर सकते, सेल डिवाइड नहीं कर सकते। और बेसिकली ये डिवाइड करते हैं परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हो गया? आपके तीन टाइप के सेल, मतलब जिनमें एक ही तरीके की सेल्स प्रेजेंट होगी, तीन टाइप के टिश्यूज क्रिएट करेगी, वो होती है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यूज। अब हम बात करने वाले हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि टिश्यूज से फाइनली ऑर्गन बनेंगे। हमने टिश्यूज के बारे में जाना बहुत अच्छे से, हमें सेल्स के बारे में पता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। चैप्टर के ऊपर आते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है। देखो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज होना। आपको आइडिया आ रहा होगा कि ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज। अब किसी भी पार्ट की ग्रोथ होती है, किसी भी प्लांट पार्ट की ग्रोथ होती है, तो इसके लिए हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अगर प्लांट पार्ट की भी ग्रोथ हो रही है तो बेसिकली वो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो एक ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल होती है। अब जो चीज बड़ी हो गई है वो घट नहीं सकती है, इरिवर्सिबल है, तभी तो वो ग्रोथ कहलाएगी। वो ग्रोथ कहां कहलाएगी? जो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है, अगर वो हो जाएगी, अगर वो रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ क्या है हमारी? इरिवर्सिबल। तो ये बात आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, इंक्रीज होगा किसी भी प्लांट पार्ट का या फिर पूरे प्लांट का इंक्रीजमेंट होगा। दूसरा, जो ग्रोथ होगी वो इरिवर्सिबल होगी। और इरिवर्सिबल होने के साथ साथ अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म हो रही है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ग्रोथ के बारे में तीन चीजें, पहला ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, दूसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव, तीसरा जो होता है इंक्रीज इन अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, या फिर हम बात करें ओवरऑल प्लांट की इंक्रीज हो रही है। भले हम हाइट की बात करें, भले हम लेंथ की बात करें, भले हम थिकनेस की बात करें, तो किसी भी चीज की बात करने वाले वो इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज अ ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, पार्ट और अ सेल्स। मतलब ऑर्गन की बात करें, पार्ट की बात करें, सेल की बात करें, टिश्यूज की बात करें, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं और वो इरिवर्सिबल है तो दैट इज अ ग्रोथ, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ग्रोथ में इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि ग्रोथ होगी तो बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी सेल को ग्रोथ करना होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा, मेटाबॉलिकल एक्शन ज्यादा परफॉर्म करना होता है, बेसिकली उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रोथ। एक जो क्वेश्चन आता है यहां पर जो ये दे रखा है, स्वेलिंग ऑफ अ वुड इन द वाटर इज नॉट अ ग्रोथ,
नो मेटाबॉलिकली एक्टिव। वाई? देखो, क्या पानी में पड़ी हुई लकड़ी जो पानी की वजह से फूल जाती है, तो क्या वो ग्रोथ के अंदर कहलाएगी? क्योंकि उसका भी तो साइज इंक्रीज हुआ है। नहीं, क्योंकि वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। लकड़ी का फूलना पानी के अंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि घर के अंदर बरसात के मौसम के अंदर जब हवा में नमी ज्यादा हो जाती है, तो पानी की वजह से बाथरूम की जो लकड़ियां होती हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं। अब उनका फूलना, जैसे ही बरसात का मौसम जाता है, गर्मियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, धूप ज्यादा निकल जाती है, तो वापस से वो अपनी फॉर्म रीगेन कर लेती है और वापस से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। दैट इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस। लेकिन हमने ग्रोथ के बारे में क्या पढ़ा था? ग्रोथ इज अ इरिवर्सेबल प्रोसेस। सो दैट्स वाई स्वेलिंग ऑफ अ वुड इन अ वाटर इज नॉट अ ग्रोथ। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। जब हम वुड की बात करते हैं वाटर के अंदर, तो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब ये जो ग्रोथ है, एक्चुअल में स्टार्ट कहां से होती है? ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले जो प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं, जो जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम ऑक्सिन की बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें, तो ऑक्सिन ऑक्सिन जो होता है वो बेसिकली रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो बेसिकली शूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। रेडिकल की बात करें, जैसे ही आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है। ये सीड होता है, ये जर्मिनेट करता है फाइनली, और आपके दो तरीके के मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, ठीक है। तो ये फाइनली आपके दो तरीके के फेसेस क्रिएट करता है। प्लूम्यूल जो होता है वो क्या करता है, फ्यूचर में शूट डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, रेडिकल जो होगा वो बेसिकली क्या डेवलप करेगा फ्यूचर के अंदर? रूट होगा। ठीक है, अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स आकर के ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल रूट की बात करें, ऑक्सिन यहां पर आकर के एक्ट करेगा और रूट का डेवलपमेंट कराना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सीड के बाद ये बेसिकली क्या है? ये एक सीड है। ठीक है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, एनवायरमेंट मिला, टेम्परेचर मिला, और फाइनली उसके अंदर प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स डेवलप हो गए। इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहां पर शूट की बात करें तो साइटोकाइन एक्ट करेगा और डेवलपमेंट करेगा शूट का। तो सीड के जर्मिनेशन से इन द ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड द टेम्परेचर, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट। सो इन कंडीशन के साथ साथ डेवलपमेंट होता है किसका? प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स का। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स आकर के एक्शन परफॉर्म करते हैं और डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सीड का जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की कि कौन कौन से यहां पर फैक्टर्स आते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड के डेवलपमेंट में। अब उन फैक्टर्स को नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उनको नाम दिया है इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं? देखो, जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, जिनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, जो बेसिकली जेनेटिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो जीन रीअरेंजमेंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन जो बाहर एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल है, जैसे सीड हूं मैं, मेरे अंदर जो जेनेटिक अरेंजमेंट है, मेरे अंदर जो सेल्स है, उनके अंदर जो डीएनए है, उनको मैं कहूंगा इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो मेरे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे लाइट प्रेजेंट है, टेम्परेचर प्रेजेंट है, पीएच प्रेजेंट है, तो उसको मैं नाम दूंगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो जब डेवलपमेंट की बात करें, प्लांट ग्रोथ की कंडीशन की, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जो रिक्वायर्ड रहती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड रहती है सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए? क्योंकि हमने जाना कि जो प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है कहां से? सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है। अब वो जो सीड है, अब वो सीड को कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स रिक्वायरमेंट रहेंगे ग्रोथ के लिए, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक था एक्सट्रिंसिक, एक था इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं बेसिकली आपके दो टाइप के। एक होता है जेनेटिक यहां पे स्पेलिंग गलत लिख दी है किसी ने, जेनेटिक रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट और ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है हार्मोन्स। ठीक है, अब कुछ एंजाइम भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो प्लांट जीनोम के अंदर ही अरेंज रहते हैं। तो जैसे जेनेटिक अरेंजमेंट, तो उनका जैसा जेनेटिक अरेंजमेंट होगा, या फिर हम बात करें जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे, हार्मोन्स अवेलेबल होंगे, वैसा ही प्लांट की ग्रोथ होगी। तो दे आर नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, जैसे वाटर, टर्जिडिटी एंड एंजाइम एक्टिविटी। ऑक्सीजन की बात करें, एनवायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितना वाटर अवेलेबल है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर
कितना रिक्वायर्ड है, मतलब उसके फेवरेबल कंडीशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे टेम्परेचर एक्चुअल में अवेलेबल है भी है या फिर नहीं है, लाइट कितनी अवेलेबल है, ग्रेविटी कितनी अवेलेबल है, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म आपने नाम सुना होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अर्थ की साइड होती है, तो जियोट्रॉपिज्म नाम देते हैं, दैट्स व्हाई ग्रेविटी इज आल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। इन दोनों के बारे में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, जो इनसाइडली बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। प्लांट ग्रोथ के अंदर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जैसे जैसे समय जा रहा है ना, तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा साइंस जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, तो आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो कमर्शियली अवेलेबल है, और जिसमें आप देखोगे कि केले को जल्दी पकाया जा सकता है, जैसे वाटरमेलन को जल्दी पकाया जा सकता है, जो पंपकिन होता है उसको जल्दी पकाया जा सकता है। कितना अडल्ट्रेशन बढ़ गया है फूड अडल्ट्रेशन के नाम पे, तो आपको देखने को तो मिल ही रहा होगा। भैया राम जाने क्या कर रहा है एफएसएसएआई, कौन से भांग के पकौड़े खा करके बैठा हुआ है, तब गुस्सा आता है कि खाने तक की चीजों को उन लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं, वापस से आते हैं टॉपिक की तरफ। थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब खाने की बात आती है, जब फूड, क्योंकि फूड तो सबको रिक्वायरमेंट ही होता है, क्योंकि देश जो चल रहा है, इंसान जो चल रहा है भैया फूड से चल रहा है, फूड तो एटलीस्ट क्वालिटी वाइज अच्छा रखे। सो नेक्स्ट, अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इस ग्रोथ को नाम क्या दिया गया है, जो प्लांट की इस तरीके की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से जो ग्रोथ हो रही है, ऑप्टिमम कंडीशन की वजह से, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर को मिला करके जो एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को नाम क्या दिया गया है। प्लांट की इस तरीके की जो ग्रोथ हो रही है, जिसमें इंक्रीज हो रहा है प्लांट पार्ट्स का और फुल प्लांट्स का जो ग्रोथ हो रहा है, इसको नाम क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इसको नाम दिया गया बच्चों इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ भी किसे कहा जाता है, जिसमें इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट। ठीक है, प्लांट का इंक्रीजमेंट, प्लांट के पार्ट्स का इंक्रीजमेंट, ऑर्गन का इंक्रीजमेंट, या फिर हम बात करें सेल का इंक्रीजमेंट। अब प्लांट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स की वजह से ही, केवल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज थे उनकी वजह से ही केवल प्लांट के अंदर इस टाइप की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखी जाती है। अब जो इस ग्रोथ का नाम दिया गया था वो क्या था, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अब ये जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थी, ये एक्चुअल में थी किसकी वजह से, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, जिनको हमने सबसे पहले डिस्कस करा था। उसका फायदा ये था, इसीलिए आपको हमेशा 9th और 10th क्लास पढ़ाई जाती है, ताकि आप अच्छे से पढ़े और आपको ये चीजें याद रहे। टिश्यूज तो बहुत बेसिक होता है बच्चों, तो इसलिए आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही ओपन ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली इनकी लोकेशन के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपेक्स पर जो प्रेजेंट रहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरली जो प्रेजेंट रहेंगे उनको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जो लेटर में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहेंगे, और इंटरकैलरी रीजन में जो प्रेजेंट रहेंगे उनको हम कहेंगे आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट शो ओपन ग्रोथ बिकॉज मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूअसली डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए इसको कहा गया है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ओपन ग्रोथ और इंक्रीजमेंट ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखना आपको। व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टेमेटिक सीज टू डिवाइड, क्या होगा कि मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करना सीज कर देंगे, मतलब अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे, क्या होगा तब एक काम होगा कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली रुक जाएगी। और ऐसा कब हो सकता है जब उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट ना हो। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कुछ इनकेपेबल ऑप्टिमम कंडीशन हो, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन अवेलेबल ना हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अवेलेबल ना हो, तब ऐसी कंडीशन आ सकती है। डज दिस एवर हैपन, हाँ जी हाँ, जब आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट ना हो, ग्रोथ रेगुलेटर्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, दूसरी कब आ सकती है ऐसी कंडीशन, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देंगे। ये आ सकती है जब ऑप्टिमम कंडीशन नॉट अवेलेबल, ऑप्टिमम कंडीशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए, ये दो कंडीशन ऐसी आ सकती हैं जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीजन को है वो सीज कर सकते हैं, जिनकी वजह से जो ग्रोथ है प्लांट की, ओपन ग्रोथ नहीं रहेगी, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने ग्रोथ के बारे में जान लिया, हमने सब कुछ जान लिया कि ग्रोथ क्या होती है, किस टाइप की ग्रोथ है। ठीक है, किस टाइप की ग्रोथ है, दैट इज नोन एज ओपन ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एक बात और हम यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जब जो सेल है वो अपने फेट की तरफ डिटरमाइन हो चुके हैं कि मतलब उसको पता है कि अब उसे इसी
टिश्यू के अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ही जाना है, ठीक है, या फिर हम बात करें उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर ही जाना है, उसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर हम बात करें स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह वर्क करना। उस सेल को पता हो गया, डिटरमिनेट हो गया। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब अभी सेल को पता ही नहीं है एक्चुअली, बस वो ग्रो ही कर रही है। तो इसका मतलब ही क्या है, इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि वो अभी डिटरमाइन नहीं हुई है अपने फेट की तरफ, ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ की बात करें, अब ग्रोथ के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब ये जो ग्रोथ है ये कितने फेजेस में होती है, फेजेस का मतलब है कितने स्टेप वाइज स्टेप मैनर में ये ग्रोथ चलती आती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो बेसिकली ग्रोथ के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, कितने स्टेप्स आते हैं टोटल ग्रोथ होने में, ठीक है। अब ये क्या था, मैंने आपको बताया ये प्लीम्यूल्स होता है, और बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये नीचे का, यहां से जो ये डेवलपमेंट हो गया ये यहां तक, ये जो होता है बेसिकली ये होता है आपका रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। ये बेसिकली रूट फॉर्मेशन करता है रूट्स को, और प्लूम्यूल्स होता है ये बेसिकली शूट फॉर्मेशन करता है। शूट शूट पार्ट कौन सा होता है आप सभी को पता होगा, जो ऊपर का जो स्टेम होता है, ठीक है, पत्तियां जो निकलती है, नोट्स जो निकलते हैं, उनको बेसिकली शूट पार्ट में कंसीडर किया जाता है। देखो अब रूट के तरफ की ग्रोथ की हम बात करते हैं, हम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं कि ग्रोथ के मामले में एग्जाम्पल हमारा रूट है। रूट की ग्रोथ के लिए, रूट की ग्रोथ को हम 3 फेजेस में देख सकते हैं, ठीक है। तो वही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वही यहां पर हमने रखा है आपके लिए। देखो ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, बेसिकली एनसीईआरटी में यहां पर ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। हमने क्या किया है, उन अलग अलग जोन को डिवाइड करके उनका एक नाम दे दिया है, ठीक है। अब 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब जैसा इसका नाम दे रखा है, इसको किसी और कलर से ले लेते हैं, येलो से ले लेते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज जैसा कि इसका नाम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें सेल्स जो होती है जो सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टीज का मतलब वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहेंगी। अब जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होंगी उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज रहेगा, और जो सेल वॉल होगी वो वेरी थिन रहेगी, क्योंकि बार बार सेल्स बन रही हैं, नई सेल वॉल बनानी पड़ रही है, किसके सेल वॉल थिन है, ठीक है, ध्यान रखना ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। मेरिस्टेमेटिक फेज में सबसे पहले जो सेल्स आएंगी, सबसे पहले जो यहां पर अपेक्स पे प्रेजेंट रहेंगी, जोन ऑफ अ सेल फॉर्मेशन पे, तो यहां पर जो सेल्स रहेंगी वो होंगी आपकी, एक एक दूसरा पेन लेते हैं जो दोनों पे चल पाए, ब्लैक पे और व्हाइट पे भी, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। देखो जोन ऑफ अ सेल फॉर्मेशन, तो इनको नाम दिया हमने जोन ऑफ अ सेल फॉर्मेशन, यहां पर जो अपेक्स पे प्रेजेंट रहेंगी, तो ये मेरिस्टेमेटिक फेज में आती हैं। इनके अंदर सेल एक्टिवली डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है बिल्कुल, और डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने के वक्त क्या होता है, न्यूक्लियस होता है काफी ज्यादा एनलार्ज रहता है, एनलार्ज न्यूक्लियस होगा, और सेल वॉल काफी थिन होगी, क्योंकि नई सेल बन रही है। इसके बाद अब जो सेल्स बन चुकी हैं वो ऊपर की साइड शिफ्ट होंगी, जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन का मतलब यहां पर क्या है कि बेसिकली सेल्स जो है इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट कर रही है मतलब अपना लार्ज साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है उनका, ठीक है। अब इलोंगेशन फेज में क्या होगा, वैक्यूलेशन होगा। वैक्यूलेशन का मतलब जो वैक्यूल जो स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है सेल्स के अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल एनलार्ज हो जाएंगी, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन। अब न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सेल वॉल काफी थिन थी इससे पहले की सेल्स में, उसके बाद सेल्स अब बन चुकी हैं, एनलार्ज हो चुकी हैं, वैक्यूलेशन होना स्टार्ट हो गया है, इलोंगेशन फेज में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैच्योर। देखो मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर न्यू सेल फॉर्म हो चुकी है, न्यू सेल फॉर्म हो चुकी है एक्चुअल में। डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेल, सेल का डिफरेंशिएशन हो चुका है, सेल एक्टिंग फाइनल साइज, मतलब सेल्स अटेन देयर फाइनल साइज। अब सेल के पास उनका फाइनल साइज आ चुका है, सेल फाइनली डिटरमाइंड हो चुकी हैं फुल्ली अपने फेट की तरफ, उनको रूट हेयर से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि रूट का एग्जांपल चल रहा है तो रूट हेयर से डेवलप होंगे फाइनली, और न्यू टिश्यू फॉर्म हो चुके हैं। अब जोन ऑफ मैच्योर सेल, अब ये जो सेल है ये बेसिकली एक मैच्योर सेल की बात हो रही है, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल का मतलब है कि उसे फाइनली आपका रूट हेयर्स है, यहां पर रूट हेयर्स, रूट हेयर्स क्या करते हैं, बेसिकली रूट हेयर्स आपकी काफी सारे गैसेस एक्सचेंज में और वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। यहां की सेल्स ने क्या बनाया है, एक रूट हेयर्स डेवलप करा है। सबसे पहला ग्रोथ के अंदर हमने एग्जांपल लिया रूट का, रेडिकल का। रेडिकल के पास डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स आए होंगे, रेडिकल को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करती है, रूट की रिक्वायरमेंट करती है। अब ग्रोथ रेगुलेटर्स आकर के अपना यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रोथ होगी, रूट की ग्रोथ होगी, वो होगी 3 फेजेस में होगी। सबसे पहला मैच्योरेशन फेज था, मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या रहेगा, जो सेल्स होंगे वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे होंगे। एक्टिवली डिवाइड होने की वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा होगा, तो वो एनलार्ज रहेगा। एनलार्ज होने की वजह से जब सेल डिवाइड हो रही है, 2 सेल बन रही है, तो इसमें सेल वॉल जो होगी वो वेरी थिन होगी। फिर उसके बाद हम गए इलोंगेशन फेज में। इसमें इलोंगेशन फेज में सेल्स जो है वो इलोंगेट कर चुकी हैं, नई सेल बनना स्टार्ट हो गई हैं, और इसके बाद आपके जो सेल वॉल है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है।
इलोंगेशन फेज के बाद हम गए मैचुरेशन फेज पे। मैचुरेशन फेज पे न्यू सेल जो फॉर्म हो चुकी है, न्यू टिश्यूज फॉर्म हो चुके हैं, और फाइनली सेल वॉल फॉर्म हो चुकी है, और सेल जो है उनके पास फाइनली अटेन देयर एक्टिव साइज, मतलब उनके पास अपना साइज है कि उन्हें इस साइज के सेल में होकर के रहना है। जैसे आपने रूट हेयर्स का जो साइज रहेगा वो भी एक डेफिनेट साइज होता है सेल का, ठीक है। तो रूट हेयर्स और फाइनल जो जोन ऑफ मैच्योर सेल है, इसका मतलब क्या है कि रूट हेयर्स फाइनली डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये था फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए यहां पर लिख करके बताया भी गया है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल नहीं भूलना है इस बात को। इस बात को अगर आप भूल गए तो आप पे धिक्कार है, ठीक है। बहुत अच्छे से बताया गया है। हमने डिस्कस कर लिया फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में कि आप ग्रोथ को मेजर किस तरीके से करते हो, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें आप ग्रोथ को रखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी सेल के साइज की, किसी सेल के नंबर की, किसी सेल की लेंथ की, ठीक है, उसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज नोन एज अ ग्रोथ ऑफ अ सेल। हमने यहां पर 3 पैरामीटर्स की बात करी, इनके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे वेट की। अगर सेल का वेट, अगर हम बात करें प्लांट का ओवरऑल वेट इंक्रीज हो रहा है, फ्रेश वेट, ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है। ड्राई वेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है। लेंथ की बात करें, पॉलन ट्यूब के केस में हमेशा लेंथ देखी जाती है, तो पॉलन ट्यूब के केस में क्या देखी जाएगी, हमेशा लेंथ। तो अगर लेंथ हो रही, इंक्रीज हो रही है पॉलन ट्यूब की, तो दैट इज नोन एज अ ग्रोथ ऑफ दैट पॉलन ट्यूब। एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है। सेल नंबर, मेज के प्लांट की बात करें, जो मेज का प्लांट होता है, तो उसके अंदर अपने नंबर को इंक्रीज करने की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 17,500 न्यू सेल्स पर आवर वो डेवलप कर सकता है, ठीक है, ये कैपेबिलिटी होती है। तो ग्रोथ इंक्रीज बाय सेल नंबर इन केस ऑफ मेज प्लांट। जब हम सेल साइज की बात करते हैं तो वाटरमेलन अपने साइज, वाटरमेलन कितना बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उसकी कहते हैं कि उसका जो साइज है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो पेड़ पे नहीं होता, उसकी तरबूज की क्या होती है, बेल होती है, ठीक है, आपने देखा होगा तरबूज की बेल को। तो वो अपना साइज किस तरीके, वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स, मतलब इतनी टाइम्स वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकती हैं सेल्स जो होती हैं वाटरमेलन की। तो आपने कुछ बड़े तरबूज रखे होंगे, कुछ ज्यादा बड़े। आजकल के तरबूज तो छोटे छोटे आते हैं, हमारे टाइम पे आते थे भैया बहुत बड़े बड़े, मतलब इतना बड़ा तरबूज होता था, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा तरबूज हुआ करता था, ठीक है। तो ग्रोथ के मेजर करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी। अगर हम मेज की प्लांट की बात करें तो सेल नंबर की बात करेंगे, ठीक है, 17,500 सेल में डिवाइड हो सकती है एक सेल, ठीक है, तो ये सेल नंबर के बेस पे मेज प्लांट आता है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वो अपने सेल के साइज को किस तरीके से इंक्रीज कर सकती है, अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। अब हम बात करें लेंथ की, तो पॉलन ट्यूब के केस में जो जितनी ज्यादा लेंथ होगी पॉलन ट्यूब की, उतना ज्यादा इंक्रीजमेंट देखा जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ग्रोथ को मेजर करने के। अब मेजर करने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मुलाज भी हैं, एक्चुअल में उन ग्रोथ को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, वो एक्चुअल में अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और आपकी प्लांट ग्रोथ को दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो आपकी कुछ ग्रोथ फॉर्मुलाज बनते हैं, ठीक है। ग्रोथ फॉर्मुलाज को किस, कौन कौन से ग्रोथ फॉर्मुलाज हैं और कौन कौन सी एक्चुअल में ग्रोथ है, उनको देखते हैं कौन कौन से किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। अब ग्रोथ को मेजर करने के लिए आता है ग्रोथ रेट। आपने रेट बहुत अच्छे से सुना होगा, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। अगर कोई चीज पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रही है दैट इज नोन एज अ रेट। जैसे कितना रेट इंक्रीज है वेलोसिटी में, वेलोसिटी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी रेट, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है रेट के केस में, यही 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा या फिर ग्रोथ रेट डिक्रीज होगा। और ग्रोथ रेट जब डिक्रीज होगा तो भैया उसके अंदर तो कोई ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक है। और ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो सकता है, यही 3 केस हो सकते हैं ग्रोथ रेट के बारे में, और तो तीसरा कोई नहीं होगा। सोच के बता देना कमेंट सेक्शन में अगर कोई तीसरा भी हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वाले को कि एक्चुअल में कांस्टेंट कब होता है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कांस्टेंट कब होता है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट कांस्टेंट देखा जाता है आपका अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर। अर्थमेटिक ग्रोथ जो कहलाती है, इसके अंदर ग्रोथ रेट जो होता है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल पहली बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो ये आपको देखने को मिलेगा रूट के अंदर, रूट इलॉन्गेशन के अंदर ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ रेट कैसा क्या है, कांस्टेंट। आप सभी को, अगर आपको इस बात में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो वो ग्रोथ ही नहीं होनी चाहिए, नहीं भाई नहीं।
अगर आपने देखो, एक फिजिक्स के तौर पे समझते हैं, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, जो मोशन की एक इक्वेशन होती है, मोशन की बात करें फिजिक्स की, मोशन की इक्वेशन बहुत इजीली समझाऊंगा, बहुत इजीली समझने की कोशिश भी करना। मोशन की इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड रहता है, एग्जांपल के तौर पर 2 मीटर पर सेकंड आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, टाइम यहां पर अगर मान लो 5 सेकंड में पूछ लिया जाए, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 4। ठीक है, 4 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसने 5 सेकंड बाद पूछ लिया है कि क्या होगी, तो 5 सेकंड बाद अगर आपको निकालनी है तो आपको कांस्टेंट पता है कितना है, एक्सेलरेशन पता है कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, देखो पहले सेकंड में तो कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हो आप यहां पर इसी तरीके से सो ऑन आप 5 सेकंड तक चले जाओगे। ठीक है, 5 सेकंड बाद आप बता देना कमेंट सेक्शन में कितना हुआ। तो देख रहे हो यहां पे इंक्रीजमेंट कितना है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मतलब केवल 2 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितना डिसाइडेड है उतना ही हर सेकंड इंक्रीज हो रहा है, इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, जितना डिसाइडेड है दैट इज नोन एज, मतलब ग्रोथ तो हो रही है। इसी तरीके से अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर अगर हम जब देखते हैं जो ग्रोथ रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रोथ रेट, उसी ग्रोथ रेट के हिसाब से ही, उतने ही ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कांस्टेंट, ग्रोथ रेट इज अ कांस्टेंट। मोशन की इक्वेशन के जरिए कंपेयर करके आप देख लेना, आप 100%, अभी आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाएंगे कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रूट एलोंगेशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रूट एलोंगेशन के समय पे तो जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती हैं, सेल डिवीजन होगा और इसमें से जो 2 सेल्स बनेंगी वो बेसिकली 1 डॉटर सेल्स रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, मतलब वो जैसे ये एक सेल है, इनके अंदर डिवीजन हुआ तो 2 सेल क्रिएट हुई, 2 सेल क्रिएट होने के बाद इसमें से एक जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरह क्रिएट हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब कि वो वापस से अपने आप को रीग्रो कर लेगी। ठीक है, और ये जो है बेसिकली अपनी सेल की तरफ डिटरमाइंड हो जाती है, मतलब उसे पता लग जाता है कि आगे चलते उसे रूट हेयर्स में ही डेवलप होना है। ठीक है, बिकम अ परमानेंट टिश्यूज, रूट हेयर्स में ही सेल हेयर्स, या फिर हम बात करें परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में कुछ भी हो सकता है बच्चों, या तो जाइलम में जा सकती है या फिर हम बात करें फ्लोएम की तरफ जा सकती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का, अर्थमेटिक ग्रोथ का यही फॉर्मूला होता है। इस देखो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले को आप दोनों को कंपेयर करके देखो फटाफट कि दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है। देखो एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, एल टी का मतलब क्या है, यहां पर है लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी, इतने टाइम पर लेंथ क्या थी, ये है इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। ठीक है, ये है आपका ग्रोथ रेट, दैट इज नोन एज अ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, और ये है आपका टाइम, टाइम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपैरिजन करके देखो, आपको सिमिलैरिटी काफी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब इसका जो अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, एक वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है, यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट हाइट को रखा है। ठीक है, अब ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है, आर जो है हमारा यहां पे कांस्टेंट है। अब यहां पर आर कांस्टेंट किस वजह से, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की रूट के पास कुछ ग्रोथ रेट होगा, मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट रहता ही है उसके अंदर ग्रोथ रेट, तो उसी ग्रोथ रेट के हिसाब से डेवलपमेंट होगा। यहां पर हमने कुछ ग्रोथ रेट रखा है ऑलरेडी और यहां से हमने स्टार्ट करा है 1 से। ठीक है, 1 उसके पास था ऑलरेडी। तो यहां पे जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते हो ना, वैसे वैसे इसका ग्रोथ जो है वो आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो, टाइम इंक्रीज के साथ साथ फाइनली ग्रोथ जो है वो हो रही है एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी। अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस करा। सबसे पहली बात, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। इसकी जो इक्वेशन है वो आपकी मैच किससे मिलती है, बिल्कुल मोशन की इक्वेशन से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसी तरीके से इसकी जो इक्वेशन है उसमें r जो है वो कांस्टेंट रहेगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रोथ रेट की, उसको हमने नाम दिया है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, इसमें या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं। एक्चुअल में इसमें जो आर है, ग्रोथ रेट जो है वो डिपेंड करेगा। उसमें क्या था कि ग्रोथ रेट यहां पर किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ग्रोथ रेट। ठीक है,
यहां पर एक और चीज हम यहां पर लिख देते हैं अलग पेन से हाईलाइट करके थोड़ा, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यहां पर ग्रोथ रेट किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ग्रोथ रेट इज इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में ग्रोथ रेट जो है एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहां पर जो अवेलेबल है, ऑप्टिमम कंडीशन है, या फिर हम बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, उन पर तो डिपेंड करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर देखो, ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, ग्रोथ रेट इज डिपेंडेंट, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, डिपेंडेंट है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मूला है W1 इक्वल्स टू W नॉट ई की पावर आर और टी। घबराना नहीं है, ई की पावर, बायोलॉजी के स्टूडेंट ज्यादातर क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं, इक्को पैसे का दिमाग नहीं होता है उनके अंदर, इक्को पैसे का। यहां पे डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू करता है हाइट को, ठीक है, साइज को, ठीक है, एटसेट्रा, और भी सारी चीजें हो सकती है, हाइट हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाइट को, लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्लांट का, ठीक है, ये डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। अब ये क्या है, टाइम पे हाइट, या फिर हम बात करें साइज एट टाइम टी, मतलब इतने टाइम पर क्या साइज होगा, ये है उसका इनिशियल साइज, इनिशियल साइज। जहां पर नॉट आ जाए वहां पर ध्यान रखना इनिशियल साइज रहेगा। इनिशियल साइज क्या था, ठीक है, सेल का, सेल के पार्ट का इनिशियल साइज क्या है, सेल के ऑर्गन का इनिशियल साइज क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। ई तो आपका लॉगरिथम होता ही है, आर इज अ ग्रोथ रेट, आर इज अ ग्रोथ रेट, एंड टी इज द टाइम, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, कहां चला गया, ये रहा। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के बारे में हमने जाना कि ग्रोथ रेट क्या है, आपका डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट किस पे है, डिपेंडेंट है इसके प्रीवियस साइज पे। प्रीवियस साइज का मतलब है उसका इनिशियल साइज, इनिशियल साइज पर आपका डिपेंड रहेगा क्या, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इज डिपेंडेंट एंड ग्रोथ रेट इज डिपेंड अपॉन द, लिख देते हैं यहां पे, ग्रोथ रेट इज डिपेंड अपॉन द प्रीवियस साइज। प्रीवियस साइज हमने इसलिए क्यों लिया, साइज केवल क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हमने साइज लेते हुए चल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि यहां पर हमने साइज ले रखा है, ठीक है। यहां पर भी हमने केवल साइज की बात करी है, यहां पर आप लोग देख सकते हो साइज। अगर हम यहां पर हाइट की बात करते हैं तो यहां पर हम हाइट लेते हैं, प्रीवियस हाइट, प्रीवियस हाइट, प्रीवियस साइज, प्रीवियस कलर, प्रीवियस सेल नंबर, ठीक है। तो इन साइज, प्रीवियस सेल नंबर क्या था उस पर भी डिपेंड कर सकता है, प्रीवियस सेल साइज क्या था उस पर भी डिपेंड कर सकता है, प्रीवियस सेल की या फिर स्टेम की हाइट क्या थी उस पर भी डिपेंड कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हम यहां पर जो लेंगे तो उसकी प्रीवियस पहले का क्या रहा था, पहला क्या था उस पर डिपेंड रहेगा। ग्रोथ रेट इज डिपेंड अपॉन द प्रीवियस साइज, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वहां पर क्या था, ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंट था। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, हमारा ग्रोथ रेट कैसा है, डिपेंडेंट है, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का अगर हम एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, बोथ द डॉटर सेल डिवाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यहां पर देख रहे हो कि आप इसमें सभी जो फैक्टर्स हैं, जैसे इनिशियल साइज की बात करें, ई आर टी की बात करें, तो ये सभी किस डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म, सॉरी, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। मल्टीप्लाई फॉर्म का मतलब क्या है कि यहां पर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पर आपको पहले देखने को मिली थी, आप लोगों ने याद होगा जब हमने एंजाइम को पढ़ा था। एंजाइम के केस में हमें एक सिग्मोइड कर्व मिला था, सिग्मोइड कर्व, ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है, मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, कुछ इस तरीके का, ये आपका सिग्मोइड कर्व था, ये आपको देखने को मिला था। जब हम सेल नंबर की बात करते हैं, सेल के इंक्रीजमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर भी हमें सिग्मोइड कर्व देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये होता है सिग्मोइड कर्व। इस कर्व का मतलब क्या है, जब हम किसी ग्रोथ की बात करते हैं, सेल की ग्रोथ की बात करते हैं, तो सेल जो ग्रो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती है। सबसे पहला जो फेज होता है सेल की ग्रोथ की, तो वो होता है एक लैग फेज, एक होता है उसका एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर उसके बाद आता है उसका स्टेशनरी फेज, ये हो जाता है उसका स्टेशनरी फेज, दैट इज नोन एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। अब इस स्टेशनरी फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, लॉग फेज में क्या होता है,
सबसे पहले जो सेल होती है, सेल ग्रोथ करनी है, साइज में इंक्रीज होना है, तो सेल क्या करेंगी, लैग फेज में होंगी, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म को प्रिपेयर करेंगी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी तो फाइनली सेल मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी, ज्यादा ग्रो करेंगी, ग्रो हो रही है। देखो यहां पर जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, यहां पर जो ग्राफ है वो काफी सीधा है, मतलब कि ग्रोथ रुकी हुई है। जैसे ही ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई वैसे ही एक्सपोनेंशियल हो गई, फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंगली ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही है, वो स्टेशनरी फेज में आ चुकी है, मतलब उतनी ही ग्रोथ हो रही है, सेम रेट पे रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर ग्रोथ रेट जो होता है वो डिपेंड करता है उसके प्रीवियस साइज पे, प्रीवियस हाइट पे, प्रीवियस सेल नंबर पे, प्रीवियस सेल साइज पे। ठीक है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। इसका जो कर्व निकल करके आता है वो सिग्मोइड कर्व होता है। दिस कर्व इज नोन एज अ सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व कैसा था आपका, स्ट्रेट लाइन कर्व था। यहां पर अर्थमेटिक ग्रोथ का कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। यहां पर कैसा है, सिग्मोइड कर्व है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रोथ। अब यहां पर जो डॉटर सेल्स रहेगी, डॉटर सेल्स दोनों की दोनों ही ग्रो कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेल है, ये ग्रो करी, आपकी दो सेल में कन्वर्ट हो गई। ऑटोमेटिक ग्रोथ में क्या था, ये आपकी कहां जा रही थी, मेरिस्मेटिक टिश्यू से वापस से अपने आपको सेल्फ रिन्यूअल करने, कुछ इस तरीके से हो जाती थी। लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, ये दो सेल में और डिवाइड हो जाएगी, ये भी दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हो आप लोग कि एक्सपोनेंशियल, दो से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, कुछ इस तरीके से ग्रो हो रहा है। ठीक है, यहां पर दिस इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जितना अभी आपको पढ़ाया गया है। सबसे पहले हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा, फिर ग्रोथ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। हमने ग्रोथ के फेजेस देखे, तीन तरह की फेजेस थे, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। फिर उसके बाद हमने ग्रोथ पैरामीटर्स को डिस्कस करा कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर जिन पर ग्रोथ को मीजर किया जा सकता है। अब हमने ग्रोथ को मीजर करने के लिए ग्रोथ रेट लिया। ग्रोथ रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है। पर यूनिट टाइम को अगर हम ले रहे हैं तो हमने दो तरीके से ग्रोथ को रखा, एक को रखा हमने अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर, एक को रखा हमने ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर। अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हमेशा सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर आपको जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंडेबल मिलेगा, लेकिन अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर आपको ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दो तरीके के ग्रोथ रेट हैं यहां पर एक्चुअल में जो हमने पढ़ ली, जो ग्रोथ थी अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब जो ग्रोथ रेट था एक्चुअल में दो टाइप का है, वही बेसिकली बेसिक वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक का नाम है रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव का मतलब है कि जो डिपेंडेंट है, हमने देखा ना प्रीवियस साइज से रिलेटेड है, प्रीवियस साइज क्या था और अब उसका साइज क्या है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसमें क्या है, रिलेटिव आ रहा है, रिलेटिवनेस आपको दिख रही होगी कि पहले क्या था और अब क्या है, दोनों के अंदर रिलेशन है, रिलेटिव है। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली किससे बिलोंग करेगा, ये करेगा आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ से। ध्यान रखना है आपको, रिलेटिव ग्रोथ रेट किससे रिलेटेड रहेगा, आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट से, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट से रिलेटेड रहेगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो किससे रिलेटेड रहेगा, ये रहेगा अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से रिलेटेड। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज इन द साइज, लेंथ, वेट और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसकी क्या रहेगी, इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट पर यूनिट साइज, पर यूनिट प्रीवियस साइज। ठीक है, यहां पर लिख लेना पर यूनिट प्रीवियस साइज, प्रीवियस साइज। ठीक है, और पर यूनिट टाइम के, पर यूनिट प्रीवियस साइज पहले का साइज क्या था और अब पर यूनिट टाइम कितना है, डिपेंड्स अपॉन द टोटल इंक्रीज इन द प्लांट साइज। मतलब प्लांट साइज के अंदर टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, ये एग्जिस्टिंग साइज ऑफ अ प्लांट, मतलब कितना अभी इंक्रीज हुआ है, केवल अभी कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसको पहले वहले से कुछ मतलब नहीं था, इसको मतलब है। ग्रोथ पैटर्न कैसा है, टोटल ग्रोथ इसमें देखी जाती है, मेजर टोटल ग्रोथ, मेजर द ग्रोथ एफिशिएंसी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, बहुत अच्छे से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ग्रोथ एफिशिएंसी अगर हमें नापनी है तो हमें कौन सा ग्रोथ फॉलो करना है, आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉलो करना है जब आपको ग्रोथ एफिशिएंसी की बात कही जाए। यूनिट से क्या क्या रहेगी, ग्राम पर डे, सेंटीमीटर पर डे, मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और इसमें क्या होगी, ग्राम, फिर उसका ग्राम पर डे और पर ग्राम पर डे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ग्राम पर ग्राम पर डे। पर ग्राम ये कौन सा वाला है, मतलब पहले का वेट क्या था, प्रीवियस वेट क्या है, प्रीवियस साइज क्या है, प्रीवियस हाइट क्या है, प्रीवियस सेल नंबर क्या है पर डे। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में आप जान चुके हो और रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में जान चुके हो। रिलेटिव ग्रोथ रेट आपका किससे मिलता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट से। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किससे मिलता है, आपका अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से। अब इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें फटाफट से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। मैं अपनी फटाफट से स्क्रीन जो है इसको ऑफ कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से सारा सब कुछ दिख सके। कैमरा जो है ऑफ कर दे रहा हूं।
देखो, आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन से आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ और आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने लिया है, जैसे ये प्लांट ए है, इसका इनिशियल वेट कितना, हमने यहां पर साइज नहीं लिया है, हमने यहां पर वेट लिया है। इनिशियल वेट इसका क्या था, 10 ग्राम। वेट आफ्टर 1 डे, मतलब टाइम कितना लगा है भैया, 1 डे का, 15 ग्राम हो गया, मतलब 5 ग्राम इंक्रीज हो गया पर डे। प्लांट बी के अंदर कितना है, पहले उसका क्या था, 50 ग्राम, और यहां पर इंक्रीज कितना होगा एक दिन के अंदर, ये भी 5 ग्राम। तो दोनों के अंदर 5 ही ग्राम इंक्रीज हुआ है एक दिन के अंदर। मतलब एक दिन के अंदर अगर हम दोनों की ग्रोथ देखें, दोनों का अर्थमेटिक ग्रोथ देखें, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 5 ग्राम। तो यहां पर सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किससे बिलोंग करता है, वो बेसिकली बिलोंग करता है आपका अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था, एल टी इक्वल टू में एल नॉट प्लस आर टी, ये था फॉर्मूला। अब एल टी क्या है हमारा, पहले का, मतलब एक्चुअल में जो बाद का, मतलब एट टाइम टी, एक दिन के बाद क्या था, 15 था। एल नॉट का मतलब इनिशियल, इनिशियल कितना था, 10 ग्राम था, ये 10 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। टाइम कितना था, 1 डे का। अब हमें ग्रोथ रेट निकालना है, तो आर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 5। उसी तरीके से प्लांट बी के अंदर अगर हम लगाएंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, तो हमारा 5 निकल करके आएगा। तो यहां पर आपने देखा कि ग्रोथ रेट जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो दोनों के अंदर सेम है कि दोनों के अंदर 5 ही ग्रोथ हुई है। तो दैट इज नोन एज अ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। इसमें ग्रोथ रेट डिपेंडिंग नहीं हुआ है, उसमें सीधा ग्रोथ रेट हमारा कितना आ गया, 5 हमें हमारे सामने निकल करके आ गया। आफ्टर 1 डे बोथ वेट गेन इज 5 ग्राम। ठीक है, इससे पता लगा कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इज सेम फॉर द बोथ द प्लांट पर डे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरा है आरजीआर, यहां पर हमने लिया है आरजीआर का मतलब है बेसिकली रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला तो बताने की जरूरत है नहीं, तो ये होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना, बता दिया है। प्लांट ए के अंदर हम इसे लगाते हैं, तो वेट एट टाइम टी मतलब कितना था आपका, 15 पहले, मतलब ये रहा एक दिन के बाद का। इनिशियल 10 था। ई आर टी, ई की पावर को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहां पर अगर ये मल्टीप्लाई में, तो इसे सबसे पहले डिवाइड में करा तो 1.5 आ जाता है। ई की पावर आर टी, टी कितना है, यहां पर 1 डे है, तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आर ही रह जाएगा केवल। फिर उसके बाद 1.5 आ गया, यहां पर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे डिवाइड करके ये 15 है, ये पॉइंट हटा देना, ऐसे 1.5 आ जाएगा। अब ई की पावर आर इक्वल्स टू 1.5 होता है, तो आर इक्वल्स टू एल एन 1.5, क्योंकि ई अगर इधर है तो इधर आकर के नेचुरल लॉग में कन्वर्ट होता है, दैट इज एल एन इज नोन एज अ नेचुरल लॉग। तो एल एन 1.5 की वैल्यू कितनी है, 0.405। तो आर हमारा कितना है, 0.405, ये हमारा आर आया है। ठीक है, अब यही हम प्लांट बी में अगर यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो 55 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू में आपका कितना रहेगा, 1.1। ई की पावर आर इक्वल्स टू 1.1, जब आर इक्वल्स टू हो जाएगा नेचुरल लॉग 1.1। 1.1 ऑफ नेचुरल लॉग किसके इक्वल्स टू होता है हमारा, पेपर के अंदर ये नेचुरल लॉग की वैल्यू लिख करके आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर क्वेश्चन भी आता है तो। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आर इक्वल टू 0.0953। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि पहले जब हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला था, तो दोनों के अंदर आर की वैल्यू सेम आई थी, मतलब एक दिन के अंदर दोनों के दोनों 5 ग्राम वेट ही बढ़ा है दोनों के अंदर। लेकिन यहां पर जब हमने रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाला, तो यहां पर दोनों के अंदर अलग अलग आया, और पहले वाला जो था उसके अंदर ज्यादा निकल करके आया, और प्लांट बी के अंदर कम निकल करके आया। तो यहां पर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल किसके ऊपर है, वो प्रीवियस यानी कि इनिशियल वेट के ऊपर डिपेंड है। यहां पर तो इनिशियल वेट के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड रहेगा किसके केस में, ओनली इन द ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ के अंदर ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, बेसिक से समझाया जाए। हमने 9th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक जितना प्लांट ग्रोथ के बारे में हो सकता है वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में स्टार्ट करेंगे, और डी डिफरेंशिएशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फॉलो दिस। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिल सके आपके नीट एग्जाम के रिगार्डिंग, नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के रिगार्डिंग, या फिर हम बात करें सीयूटी एग्जाम के रिगार्डिंग, जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम जो निकलते हैं, सभी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम जो निकलते हैं उन सभी के बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो फटाफट से इसे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स।